अब यहां से लेकर के आपके एग्जाम तक बचा हुआ है, पीडब्ल्यूडी के पेपर तक 32 दिन। कितना दिन बचा हुआ है? और डब्ल्यूआरडी के लिए बचा हुआ है आपका 39 डेज। कितना दिन बचा हुआ है? 39 डेज। अब इस 32 दिन फॉर पीडब्ल्यूडी एंड 39 डेज टू गो फॉर डब्ल्यूआरडी का जेई। ठीक, पीडब्ल्यूडी जेई एंड डब्ल्यूआरडी का जेई। बहुत बढ़िया। तो ये होता कि एग्जामिनर इन दोनों एग्जाम के सिलेबस को जिस तरीके से सेट किया है, दोनों के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर देता। दोनों के बीच में कम से कम कितने का अंतर देता? 1 महीने का। वो जस्टिफाइड था, रिक्वायर्ड था, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉन टेक्निकल नहीं दिया है और यहाँ पे आपने नॉन टेक्निकल दिया है, जिसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। 70% लोगों को होशो हवास नहीं है कि मेरा डब्ल्यूआरडी में नॉन टेक्निकल जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक, खैर उसको बाद में बात करते हैं। अब ये 32 दिन और 39 दिन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपके पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में मैं आपको आज समझाने आया हूं कि आने वाले 32 दिन आपको कैसे पढ़ना है। ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूं, फला बैच में मैं पढ़ चुका हूं, इसमें मैं क्लास नहीं जाऊंगा। पहले तो ये काम करना बंद कर दो। ऐसे तो हम भी सोच सकते हैं कि हम इसको 4 बार पढ़ा चुके हैं, इस बार पढ़ाने की क्या जरूरत है, पर हम हमेशा मेहनत जो है बड़ी ईमानदारी से करते हैं। एग्जाम का जो नेचर है, जो तासीर है, वो बदली हुई है। आप देख रहे हो आपके सामने पीएचई का पेपर आ चुका है। आपसे बेहतर कौन जानता है जो वहां 2 घंटा बैठा, और जो बहुत अच्छे बच्चे भी थे उनको भी पेपर में स्ट्रगल करना पड़ गया, क्योंकि पेपर वैसा था और पेपर वैसा आएगा। ठीक, तो अगर आंख बंद करके धृतराष्ट्र बनना है तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला काम है क्लास को ईमानदारी से करेंगे। टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका दोनों में से कोई भी एरिया कमजोर है तो आपके लिए दोनों एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। पीडब्ल्यूडी जेई पहले आ रहा है, मतलब 13 तारीख को आ रहा है। 13 जुलाई का पेपर है ना ये, और ये कब है? 20 जुलाई। तो पीडब्ल्यूडी का एग्जाम पहले होने की वजह से जितने आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके 70% लोगों का फोकस हो गया है पीडब्ल्यूडी जेई का सिलेबस। पीडब्ल्यूडी जेई का सिलेबस फोकस होना इज वेरी गुड। फोकस होने में कोई समस्या नहीं है, आप करिए तैयारी। लेकिन अगर फोकस होने का मतलब यह है कि पीडब्ल्यूडी के लिए मैं नॉन टेक्निकल को छोड़ देता हूं, केवल किसमें फोकस करता हूं? टेक्निकल में। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये अप्रोच कब ठीक होता? जब आपका पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी के बीच में 1 महीने का क्या देता? अंतर देता। तब आप उस 1 महीने में अपना अगर पढ़ा हुआ है नॉन टेक्निकल, तब आप उसको रिवाइज कर सकते थे। 7 दिन के भीतर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, दूसरी बात कि जिस एग्जाम के लिए 70% लोग, 70% लोग नॉन टेक्निकल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो 70% लोग एक्चुअली इस रेस में ही नहीं है। इस रेस में 30% बच्चे हैं जिनका टेक और नॉन टेक दोनों तैयार था। पीडब्ल्यूडी में केवल इन्हीं का सिलेक्शन होगा। दे आर द क्रीम स्टूडेंट। इनको आप नहीं रोक सकते। इनको ना आप पीडब्ल्यूडी में रोक सकते हो, ना आप इनको डब्ल्यूआरडी में रोक सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा 20% यहां से सिलेक्शन हो सकता था, जिसने तैयारी क्या कर दिया है? नॉन टेक्निकल का बंद कर दिया है। ये अपने आप को खुद तैयारी से क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यूडी में तो उसका सिलेक्शन पहले ही नहीं होना है। अगर आपका पीएचई में तैयारी अच्छा होने के, जैसा भी होने के बावजूद, अगर आपका काट पीट करके उसका मॉडल आंसर आने के बाद 55 नंबर था और आप जनरल और ओबीसी से हैं, तो पीडब्ल्यूडी आपके लिए नहीं है। अगर आपका 62 एंड अबव था, अगर आप ओबीसी से हैं, 62 के ऊपर आप नंबर पा रहे हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तब आपकी उम्मीद बनती है पीडब्ल्यूडी में। कहां बनती है? अगर आपका मार्क्स 55 से लेकर के 62, 55 के नीचे है तब तो फिर बहुत ही बुरी स्थिति है। 55 से लेकर के 62 के बीच में है तो आपका एग्जाम पीडब्ल्यूडी नहीं है। आपका जो सपना होना चाहिए, जिसको प्राप्त करने की संभावना ज्यादा है, दैट इज नॉट पीडब्ल्यूडी, दैट इज एक्चुअली डब्ल्यूआरडी का जेई। दैट इज एक्चुअली डब्ल्यूआरडी का जेई। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, 70% लोग दौड़ रहे हैं किस रेस में? किस रेस में दौड़ रहे हैं? आंख में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी। डब्ल्यूआरडी में जेई है 3 साल से, वो भी कोर्स खरीद के पढ़ रहा है ऑनलाइन। कम से कम 20-22 बच्चे मेरे से, मैं मना किया उनको, अगर तुमको करना है तो एई के लिए करो। बोले नहीं सर, पीडब्ल्यूडी क्रीम डिपार्टमेंट है। अरे क्रीम डिपार्टमेंट होने से क्या होता है? 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको हो चुका है डब्ल्यूआरडी में, क्या जरूरत है? अगर करना है तो एई के लिए तैयारी करो। ठीक,
वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तब का एग्जाम पैटर्न और आज के एग्जाम पैटर्न में जमीन आसमान का क्या है, अंतर आ चुका है। आज का एग्जाम पैटर्न तो हम टीचर के लिए भी एक चैलेंजिंग एग्जाम पैटर्न हो गया है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप क्लास बंक कर करके भाग रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, आप खुद समझ लें इस चीज को, ठीक। तो पहला पॉइंट है कि क्लास को ईमानदारी से करो, टॉपिक टू टॉपिक अपने आप को मत करो कि ये मैं पढ़ा हूं तो मैं इसमें क्लास आऊंगा, उसमें क्लास नहीं आऊंगा। आज 10 साल हो गया पढ़ाते, जब भी हम दूसरी बार सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तीसरी बार पढ़ाते हैं, 10वीं बार पढ़ाते हैं, एज इट इज कॉपी कभी नहीं करते। पुराना चीजों में कई नई चीजें क्या होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती है, और वही एग्जाम का डायनेमिक्स है। एग्जाम का डायनेमिक्स वही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही फर्क है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 साल पुराना पेपर उठा के पढ़ोगे, 5 साल पुराना पेपर उठा के पढ़ोगे, पास हो जाओगे, 60% नंबर आ जाएगा। और यहां ऐसा हो रहा है कि सीएसईबी जेई में जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर भी लाया होगा, अगर वो पीएचई के पेपर को देखने के बाद अपने आप को बदलेगा नहीं, तो आने वाले एग्जाम में उसकी संभावना घट जाएगी। तो आपको एग्जाम को देखते हुए पहली बात तो बहुत ईमानदारी से क्लास करना है। क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप अंडरलाइन कर लो। कुछ भी हो जाए आपको क्लास को छोड़ना नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। पॉइंट नंबर 1, टेक्निकल नॉन टेक दोनों पढ़ना है। नॉन टेक की क्लास को कब बंद करना है, किस पार्ट को बंद करना है, 25 जून तक हम फ्री कर देंगे नॉन टेक के बच्चों को, ताकि आखिरी का 15 दिन वो केवल फोकस करें किसके ऊपर, पीडब्ल्यूडी के ऊपर। किसके ऊपर, ऊपर बोलिए, पीडब्ल्यूडी के ऊपर। अब 12-13 जुलाई को आपका पीडब्ल्यूडी का पेपर है। बैलेंसिंग टेक प्लस नॉन टेक, आप चाहे क्लास आ रहे हो चाहे आप क्लास ना आ रहे हो, दोनों परिस्थिति में जो रेशियो है आपका 70% आपकी पढ़ाई का समय जो है वो टेक्निकल को देना है आपको, और 30% आपको किसको देना है, नॉन टेक्निकल को। ये अगर आप नहीं कर रहे हैं और इतनी तैयारी आपकी नहीं है, तो आपको भगवान भी आ जाएगा तो सेलेक्ट नहीं करवा पाएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए कि 70% ऑफ योर टाइम मस्ट बी एलोकेटेड फॉर टेक्निकल एंड 30% ऑफ योर टाइम मस्ट बी एलोकेटेड फॉर नॉन टेक्निकल। और ये कब तक चलेगा, ये आपको चलाना है, मान के चलिए 5 जुलाई 2025 तक। क्योंकि अगर आपने नॉन टेक्निकल को एंटायरली बंद कर दिया तो उसकी एक विशेषता होती है, वो 0 पे पहुंच जाता है और फिर आपको डर लगने लगता है, इतना बड़ा मैं नॉन टेक्निकल में पॉलिटी कैसे पढ़ूंगा, इतना सारा छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ूंगा, इतना मेंटल एबिलिटी कैसे बनाऊंगा, और उसके बगैर WRD में सिलेक्शन की संभावना नहीं है। अगर वो 25 नंबर में आपका ग्रिप नहीं है, कमांड नहीं है, आप नहीं सेलेक्ट हो सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उसके अलावा, ठीक। सो 5 जुलाई 2025 तक आपका 70-30 का रेशियो चलना चाहिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। 6 जुलाई से आप बंद करो या 4 जुलाई तक चलाओ, 5 जुलाई, चलो इसको एक दिन और कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 जुलाई 2025 तक आप टेक्निकल और नॉन टेक पढ़िए फॉर पीडब्ल्यूडी एंड WRD बोथ। मैं पीडब्ल्यूडी को कॉम्प्रोमाइज करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आपको न्याय करना है टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बीच में 1 महीने का वक्त नहीं है, दोनों के बीच में मात्र कितने दिन का अंतर है, 7 दिन का। और पहाड़ जैसा सिलेबस है आपका, किसका, नॉन टेक का भी। नॉन टेक का सिलेबस को आसान मत समझना, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग हाफ गए कि 2 महीने में इतना सारा चीज कैसे पढ़ाएं। पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा पॉलिटी है, पूरा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, पूरा कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बिना पढ़े और बिना पढ़ाए जो है काम बनने वाला नहीं है, ठीक। अब 5 जुलाई से आप फोकस करें, घर पे पढ़ें, क्लास में पढ़ें, कि आपका फोकस केवल रहेगा किसके ऊपर, टेक्निकल के ऊपर। 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल। 13 तारीख को जब आप पेपर देके आएंगे, 13 जुलाई को जब आप पीडब्ल्यूडी जेई का पेपर देके आएंगे, क्योंकि आपने 4 जुलाई तक टेक्निकल और नॉन टेक को पढ़ा था, तो ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेंथ देने में कि नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, केवल रिवीजन करना है दोनों का। क्योंकि आपका टेक्निकल का आपने अभी भी पढ़ा है, तो वो एरिया पे ज्यादा फोकस करोगे जो कि WRD का एक्सेस एरिया है, उसको पहले पढ़ना चालू करोगे। नॉन टेक को थोड़ा शुरू में 2-3 दिन टाइम ज्यादा दे देना, 2 दिन टाइम ज्यादा दे देना, 3 दिन तो दे ही नहीं सकते, कुल मिला के 6 दिन। 7वां दिन आपका क्या है, पेपर है, बीच में 1 दिन क्या है, आपका टेस्ट है, प्लस क्लास भी लगेगा उस बीच में, ठीक। मैडम से मैं पूछा कि लगाने की जरूरत है क्या, तो बोले नहीं लगेगा, क्लास उस बीच में भी क्या करेंगे, हम लगाएंगे, ठीक। तो क्लास भी आपको उस बीच में क्या करना रहेगा, आना रहेगा।
तो 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, क्योंकि आपने 4 जुलाई तक टेक नॉन टेक दोनों पढ़ा था, इसलिए आप उस स्थिति में रहेंगे कि आप रिवीजन कर सकते हैं। जिस बच्चे ने यहाँ टेक्निकल छोड़ दिया है लंबे समय से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नंबर कितना आता है, क्या आता है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्लास आता है नहीं आता, सब मेरे को पता है, ठीक। और मेरे को आप बना नहीं सकते, आप अपने आप को बनाते रहना, मेरे को आप नहीं बना सकते, क्योंकि मैं एक एक की स्थिति बिना किसी बायस हुए उसके नंबर से उसका आकलन करता हूं। आप बात करते हैं, मेरे को समझ में आ जाता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपका नंबर बता देता है कि आपकी स्थिति क्या है। तो मार्क्स को धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना चाहिए। इस 7 दिन में वही बच्चा रिवीजन की स्थिति में रहेगा जिस बच्चे ने 4 जुलाई तक ईमानदारी से नॉन टेक्निकल को क्या किया है, पढ़ा है। वो रियल टाइम को फील करो कि आप एग्जाम से बाहर आ गए पीडब्ल्यूडी के, आप क्या घर चले जाओगे क्या बस्ता बांध के? एक हफ्ते के बाद क्या है आपका अगला पेपर। उस पेन को, उस संकट क्राइसिस को आज फील करो, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों टेक और नॉन टेक दोनों को पढ़ने की क्या है आपको आवश्यकता है। मैडम ये वाला टॉपिक को पढ़ाई है पहले, मैं पढ़ चुका हूं, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट उसको जहां से जो मिल जाता है उसके लिए वो याचक की मुद्रा में होता है, और जब उसके अंदर ये भाव आता है कि नहीं नहीं मेरे को ये चीज आता है, तो वही उसके डूबने की शुरुआत होती है, वहीं से वो डूबना चालू हो जाता है कि ये चीज मेरे को आता है। ये जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर पाते हैं ना, ये 2-3 बार से लगातार पढ़ रहे हैं, और वो मार्क्स इसलिए पा रहे हैं क्योंकि केवल वो 2-3 बार से पढ़ रहे हैं नहीं, वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और लगातार वो लोग जितना ईमानदारी की आवश्यकता थी सब आते हुए भी वो लोग उस इनोसेंस के साथ क्लास में बैठते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, वही 70% लोग जो भेड़ चाल चल जाते हैं, जो कोई कुछ बोल देता है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ करके भ्रमित हो जाते हैं। वैसा काम मत करो। गुरु, आपके माता पिता आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो यहां से लेकर के 4 जुलाई तक का रास्ता है। क्लासरूम प्रोग्राम को बहुत सीरियसली आपको लेना है। टेक्निकल नॉन टेक को 70-30 की रेशियो में 4 जुलाई तक पढ़ना है। 4 जुलाई से लेकर के आप 12 जुलाई तक केवल टेक्निकल पढ़ें पीडब्ल्यूडी के लिए। भाई जिस समय आप नॉन टेक पढ़ रहे हैं उस दिन भी तो दिन का 70% टाइम मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है। तो यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग टेक्निकल, आप वेटेज दे रहे हैं नॉन टेक को, ताकि कल जब 13 तारीख को पेपर हॉल से बाहर आए तब ये स्थिति ना हो कि अरे अभी तो पढ़ा नहीं, 1.5 महीना अब क्या पढ़ूंगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? कोई है इस क्लास में जिसको ये लगता है कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, 7 दिन में मैं नॉन टेक्निकल पढ़ दूंगा, उसका फोटो इधर लगा कर रोज माला चढ़ाऊंगा मैं, ठीक। क्योंकि इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको केवल वो डराएगा। 7 दिन में नॉन टेक्निकल आपको क्या करेगा, केवल डराएगा। इसलिए उसकी तैयारी आज से करो। 32 दिन बचा है ना, 32 दिन में मैं ये बोलने नहीं आया हूं कि केवल पीडब्ल्यूडी के लिए टेक्निकल पढ़ो, नो। ये अभी करेंगे 70% लोग, करने दो। आप दोनों चीज को पढ़ो, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। कब तक पढ़ो? 4 जुलाई तक पढ़ो। 5 जुलाई से आप क्या पढ़ो, केवल टेक्निकल पढ़ो। 13 जुलाई को जब आप आओगे तो आपकी स्थिति वो बनी रहेगी कि आपके अंदर वो सामर्थ्य बचा रहेगा कि आप नॉन टेक्निकल को रिवाइज कर सकें। क्लियर है ये बात, ठीक। और एक बात याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गेम हो, याद उसी को रखा जाता है जो कि प्रेशर में परफॉर्म करता है। जैसे ही प्रेशर आने लगता है, अगर आप टूटोगे तो फिर तो बात वही है कि आप परसिस्टेंटली आपने मेहनत किया आखिरी तक, और आखिरी में जाकर के जब परिणाम पाने का समय था उस समय आप डाइवर्ट हो गए। तो डाइवर्ट नहीं करना, एक रास्ते पे चलना ही लक्ष्य की प्राप्ति है। पहला तो प्राप्ति वही है कि आपको एक रास्ते पे क्या करना है, चलना है। अगर आप वो चल नहीं पाए ना एक रास्ते पे और भटकने लगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और भटकाव आते हैं। छात्र जीवन में सबसे परमानेंट चीज जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट इज भटकाव। उस भटकाव से अपने आप को बार बार क्या करना, बचाना। इसको बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग करना। खुद से बोलते रहना है कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा रास्ता है, इससे मैं नहीं भटकूंगा। मेरा ये टारगेट है, ये मेरा रास्ता है, मैं इससे नहीं भटकूंगा। चाहे कोई, पहले तय कर लो रास्ता है कि नहीं है। वो डिसाइड करने के बाद अब उस रास्ते से विचलन आपको नहीं लेना है। अगर आप विचलित होंगे तो विचलन कराने वाला कई फैक्टर आपके पास आएगा। आपको कोई कुछ बोल देगा, कोई एक नोट्स पकड़ा देगा, पकड़ ले इससे, पढ़ ले इससे, पेपर आ जाएगा, बहुत सारी बातें। देखो गॉसिप तो दुनिया भर का होता है, पर गॉसिप करने वाला परिणाम प्राप्त नहीं करता, और ना वो आपको परिणाम तक ले जाता है, ठीक। आपको एक कॉन्क्रीट प्लान पे चलना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्क्रीट प्लान इज क्लासरूम प्रोग्राम। क्लासरूम प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, इसका फायदा उठाओ, ताकत लगाओ अपना, ठीक।
और अपने आप से खुद को आपने कितना बेहतर किया है। अगर मान लो पीएचई में सफलता का मतलब एकदम अल्टीमेटली सिलेक्शन भी नहीं होता, मान लो आपका 40 नंबर आ रहा है और 55 नंबर पा जाते हो, मेरे लिए वो सफलता है। 15 नंबर आपने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। आज नहीं तो कल आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। पर अगर आप 40 नंबर पाए थे और आगे आपका 30 नंबर पहुंच जाता है, तो फिर वो आप कहीं ना कहीं आपकी तैयारी क्या हो रही है, ट्रैक से बाहर जा रही है। तो खुद का आकलन करो। इस दौर में बहुत लोगों की बातें या अन्य किसी की भी बातें आपको सुनना नहीं है। आपका किताब है, आपका नोट्स है, वही आपका दोस्त है, आपका क्लासरूम है, आपका टेस्ट सीरीज है। आने वाले 40 दिन दोस्ती केवल उसी से रखो, बाकी किसी से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। किसी को बुरा लगे लगने दो, अच्छा लगे लगने दो। मतलब हम लोग उस स्तर की सोच रखने वाले टीचर हैं कि हम अपने तबीयत को भी कॉम्प्रोमाइज करके आपको पढ़ाने आते हैं। तो हम उस हद तक जाके पढ़ाएंगे, वो ईमानदारी ही काम आती है और वो हमारे छात्रों के परिणाम में दिख जाएगा। ठीक, आने वाले समय में इस क्लास के बच्चे जब रिजल्ट लेके आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने मेहनत किया इसलिए वो सेलेक्ट हुआ, परसिस्टेंट रहा इसलिए वो सेलेक्ट हुआ, लगातार पढ़ता रहा इसलिए वो सेलेक्ट हुआ, और मैंने काम चोरी किया। ये आप किसी से कितना भी झूठ बोलोगे, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। खुद से सच बोलने की आदत डालो। आपको कोई भी दुनिया में आपके लक्ष्य से भ्रमित नहीं कर सकता। और पढ़ने आए हो तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो प्लान बी को पहले दिन से बना के चलेगा ना कि ये प्लान बी है, कई लोग बोलते हैं कि प्लान बी प्लान सी को रेडी करना, मेरा मानना ऐसा नहीं है। यदि आपने प्लान बी को रेडी कर लिया तो इसका मतलब आपका प्लान ए अपने आप में कमजोर हो गया। प्लान ए ही बनाओ, प्लान ए को प्राप्त करो, ये प्राप्त करने के योग्य है। अरे देखो, जब आता है कि लिखा रहता है, कल ही का पेपर शेयर किया था आपके साथ में, 125 पोस्ट लिखा हुआ है सिविल के लिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कितना लिखा हुआ है, 12 पोस्ट, 16 पोस्ट। तो तुम लोग कितने फॉर्चुनेट हो कि इस क्राइसिस में तुम्हारे पास इतनी सारी नौकरियां आ रही हैं। फिर फरवरी 2025 का भी टाइम टेबल आपके सामने है। एक परीक्षा का आया है, इसके बाद अभी और परीक्षाएं आनी है। पर किसी भी परीक्षा में गैर काबिल लोग, नाकारा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, काबिल लोगों का ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसलिए अपने आप को दिन ब दिन क्या बनाओ, बेहतर बनाने की कोशिश करो। और बेहतर बनाने के लिए रोज पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, नॉन टेक पढ़ो। आज की स्थिति में अगर आप क्लास आते हैं सुबह 2.5 घंटा, शाम को 2.5 घंटा, आना जाना मिला करके मान के चलो 6 साढ़े 6 घंटा, उसके अपार्ट भी आपको 6 घंटे की पढ़ाई घर पे करनी है। मतलब क्लास दोनों आ रहा है जो बच्चा, उसकी दिन भर की कम से कम 12 घंटे की क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। 12 घंटे के नीचे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी कोई जगह ही नहीं है। दे डोंट स्टैंड, उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। ऐसा बच्चा अगर कोई है तो अपने आप को आज सुधार ले। अपने आप को जब तक नहीं सुधारोगे, जरूरी नहीं कि तुमको नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा वाला प्रश्न नहीं है। जीवन के किसी भी काम को करने के लिए आपका जो तासीर है वो उसी तरीके से हो जाएगा। आज करूंगा, कल पे टालोगे, कल की बात को परसों पे टालोगे, टालते चले जाओगे लगातार, और इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता है। आपको कॉन्क्रीट बन के बैठना पड़ेगा कि नहीं, मेरा ये एजेंडा है, मैं इस पे काम कर रहा हूं, जब तक ये हासिल नहीं होगा मैं हटूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं। उम्मीद क्या है कि उस घड़ी को आपको धन्यवाद देना है जब आपने सिविल इंजीनियरिंग को एज अ डिग्री क्या किया था, चुना था कि कम से कम वैकेंसीज आपके सामने हैं। ठीक, बाकी लोगों को ये भी नहीं मिलता। और अंत में यही है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रजत पाटीदार का स्टोरी शेयर किया था 2 दिन पहले, पढ़े हो? आरसीबी 18 साल के बाद में क्या जीतती है, आईपीएल। कैप्टन कौन था, रजत पाटीदार। पर रजत पाटीदार का खुद का कितना बड़ा स्ट्रगल स्टोरी था कि आज से 12 साल 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने शुरुआत में अंडर 15-16 में खेलना चालू कर दिया, खुद के 32 साल की उम्र तक होते हुए उसके कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक, लेकिन कोशिश वो लगातार करता रहा। कहीं पे भी आपको जो सक्सेस दिखता है उसके पीछे संघर्ष शामिल होता है। संघर्ष आर्थिक ही नहीं होता, संघर्ष मानसिक भी होता है, संघर्ष असफलताओं का भी होता है। इन सब से लड़ना है, लेकिन लड़ के ही लोग जीते हैं। किसी को प्लेट में मिला करके सिलेक्शन ला करके किसी ने आज तक नहीं दिया है। आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। अच्छा,
एक सोच ये भी रहता है कि मान लो क्लास का पढ़ाया हुआ नहीं आया, तो क्लास का पढ़ाया हुआ एग्जैक्टली आया ना आए, लेकिन बहुत कुछ आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके बीच में ऑफलाइन पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, टोटल रजिस्टर्ड बच्चे आज की डेट पे 600 650 हैं। अलग बात है कि उसमें 200 250 कभी क्लास आते ही नहीं है, ठीक। इससे दोगुना बच्चे जो है वो आपका ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। मतलब सेम कंटेंट सेम क्लास को पढ़ने वालों की संख्या 1000 से 1200 तक है। जो भी पिछले 6-8 महीने का मैं रिकॉर्ड अगर पकड़ लूं तो 1200 लोग सेम क्लासरूम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। अगर आप गलती करोगे तो वो भी तो वही गलती करेगा ना, ठीक। कहीं आएगा क्या जुपिटर प्लैनेट से उतर करके कि तेरा जितना सवाल गलत होगा वो सारा मैं क्या कर दूंगा, सही करूंगा? ऐसा होना संभव नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्शन जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे सभी वो बच्चे काम कर रहे हैं जो कि सीरियस हैं। जो क्या है बोलिए? जो सीरियस बच्चे हैं। ये 15,000 17,000 फॉर्म भरने वाले सीरियस नहीं होते। 1000-1500 बच्चे ही एफर्ट डालते हैं, ठीक। वो 1000-1500 टोटल हमारे रडार में है, या तो वो ऑफलाइन में है या वो ऑनलाइन में, वो पढ़ रहा है। 900 1000 1200 किसी न किसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है बच्चा। अब आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप गलत करोगे तो वो भी गलत करेगा। तो आप एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो पेपर जरूर दे रहा है, बट उस पेपर में भी आपको नेविगेट करना पड़ेगा, सभी एरिया को टच करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपका टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल जो पीएचई का टेस्ट दिया है और अभी का टेस्ट दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? नहीं अंतर दिखता। तुम लोग पीएचई का टेस्ट दिए होगे, अभी का टेस्ट देते हो, तुमको लेवल में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? वो लेवल में अंतर क्यों आया है? क्योंकि व्यापम ने अपना स्तर क्या कर दिया, बदल दिया। तो क्या उसने लेवल चेंज कर दिया तो मैं तैयारी छोड़ दूं? तैयारी नहीं छोड़ना है। तैयारी को और बेहतर बनाने की क्या है, आवश्यकता है। गोल मारना बंद करो, एक दिन आना एक दिन नहीं आना, ये वाला प्रोसेस बंद कर दो। क्योंकि फिर आइडेंटिफाई कर करके हमको एनर्जी बर्बाद करना पड़ता है। तू क्लास आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? वो सब कुछ आपके लिए हो रहा है। जो आपको करना चाहिए आपके खुद के लिए, वो हमको चिंता करनी पड़ती है। क्योंकि आपका एक छोटा सा भी कड़ी कमजोर रहा, यू विल नॉट गेट द सिलेक्शन, ठीक। आपको हर एंगल से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके पाओगे सिलेक्शन। जो भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो हर बच्चे की यही कहानी है, ठीक। ये मत सोचना कि बहुत पोस्ट आ गया है तो मैं बहती गंगा में बह जाऊंगा। इतना भी पोस्ट नहीं आया है कि आप बहती गंगा में क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। वो 400 पोस्ट आया था ना, वो कंपैरेटिवली बहती गंगा था WRD का, लेकिन उसमें भी काबिल बच्चे ही क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुआ। उसमें भी कोई ऐरा गहरा जाकर के सेलेक्ट नहीं हो गया है। तो आसान मत मानना, कंपटीशन हमेशा कठिन होता है। जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए वो कठिन होता है। एक और चीज है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरी पूरी तैयारी होगी। मेरी अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूं। आपकी पूरी तैयारी कभी नहीं होगी। कंपटीशन में पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना और रैंक 1 भी आपका आ जाएगा, उस परीक्षा में भी आपको अपनी तैयारी अधूरी लगेगी। दैट इज द नेचर ऑफ कंपटीशन। तो ये मत सोचना कि एकदम एक एक कोना, जब तक मैं मानसिक तौर पे मजबूत ना हो जाऊं कि मैंने सब पढ़ लिया है, रिकॉर्डेड होना चाहिए कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वो हो भी जाएगा तो भी एग्जामिनर आपको जब ट्रिक करेगा आप वहां पे फंस सकते हैं, ठीक। तो कभी भी एब्सोल्युटली परफेक्ट तैयारी नहीं होती। ये इम्परफेक्शन के साथ में आपको बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है हमेशा। याद रखना, 40 से 30 की तरफ जाना खतरा है, 40 से 50 जाना, 55 जाना, ये इंप्रूवमेंट है। जरूरी नहीं है कि वही बच्चा काबिल है जो कि सेलेक्ट हो रहा है, वो भी बच्चा काबिल है जो अपने आप को लगातार क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। और अगर इंप्रूव नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो। वहां पे चेक करो कि गलती कहां पे हो रही है, कितने घंटे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैं टेस्ट देता हूं, क्या टेस्ट देने के बाद उस पेपर को रिवाइज करता हूं कि मेरे से गलतियां कहां हुई हैं, बबलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ये सारा चीज आपको क्या करना है, बार बार अपना चेक करते जाना। चेक करते जाएंगे, एक दो नंबर बढ़ता चला जाएगा और फाइनल में एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखें, क्लास को रेगुलर अटेंड करें, टेस्ट को रेगुलर दें, ठीक। टेक्निकल नॉन टेक दोनों पढ़ें। अभी आपको बहुत सारे ज्ञान बाबा लोग बोल देंगे कि नॉन टेक्निकल को छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक। वो कॉमन स्ट्रेटेजी है, आप हट के स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप कम से कम 4 जुलाई तक आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को पढ़ना है। वेटेज कितना रहेगा, 70% टाइम आप किसको दोगे, टेक्निकल को, 30% टाइम आप किसको दोगे, नॉन टेक को, ठीक। चलिए।